यूपी चुनाव से पहले सीएम बनने का सपना जो देख रही है मायावती, क्या वो पूरा हो पाएगा? क्या बहन मायावती 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएंगे? क्या बहन मायावती जो लगातार अभी तक एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में, क्या इससे उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अगर बसपा, कांग्रेस और सपा एक साथ आ जाते हैं तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी? आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। सर, उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव से पहले जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव को जीतने के लिए अभी से जद्दोजहद कर रही हैं, तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ एक चर्चा यह भी चल रही है कि क्या बसपा जो है वो गठबंधन कर सकती है कांग्रेस के साथ में? क्या इसमें समाजवादी पार्टी भी आएगी? और एक सपना सर मायावती सीएम बनने का भी देख रही हैं, तो क्या वो 27 में पूरा हो पाएगा या इंतजार करना पड़ेगा? देखिए राहुल जी, अगर हम मायावती के लिहाज से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात कर रहे हैं, और खासकर हम सत्ता परिवर्तन को लेकर कहीं ना कहीं जो एक जो गठबंधन है उसके तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर मायावती की जो भूमिका है वो बड़ी होती हुई दिखाई पड़ेगी। भले ही मायावती जी के पास अभी कोई सीट नहीं है, मायावती जी के पास ऐसा लगता नहीं है कि जो संसद है और विधानसभा में है एक सीट है तो उसके जरिए वो अपने लिए कोई बहुत बड़ा माहौल बना सकती है, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि जिसके साथ वो जाएंगी उसकी तरफ कहीं ना कहीं एक मजबूत जनाधार जो है मायावती जी का वो जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए गाहे बगाहे आप देखेंगे कि मायावती को अपने पाले में लाने के लिए सब उत्सुक दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए, सबसे पहले जो सपा की तरफ से कहा गया कि अगर बहन जी हमारी तरफ आती हैं तो वाकई में एक मजबूत गठबंधन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, और दोनों के अगर वोट शेयर को मिला दिया जाए तो ये 40-45% बन जाएगा। वहीं कांग्रेस तरफ से कहा जाता है कि भाई आप भी हमारे साथ आइए, हमारे साथ आप आएंगी तो अभी एक माहौल उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, और जो वोट शेयर है वो मिलकर हम इतना ला सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बना सके। तो ऐसे में मायावती की जरूरत अब सबको है, और मायावती की जरूरत अगर सबको है तो क्या मायावती को भी यहाँ पर किसी की जरूरत है? क्योंकि मायावती की पार्टी में भी अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि 2007 की हम बात कर लें या 2000 उससे पहले की बात कर लें जब मायावती काफी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब उनको भी पता है कि उनकी पार्टी जिस तरह से कमजोर हुई है, जिस तरह से उनकी पार्टी में से तमाम बड़े लीडर्स, तमाम बड़े चेहरे दूसरे दलों में जाकर शामिल हो गए, और यहाँ पर उनकी पार्टी में महज इक्का दुक्का चेहरे ऐसे हैं जिनको बाकायदा लोग नाम से जानते हैं। बाकी पार्टी में कौन से नेता हैं, कौन से नेता नहीं है, उनके बारे में जो जनता है, पब्लिक है, उतना नहीं जानती। इसलिए मायावती के ऊपर भी दबाव है किस तरह से अपनी पार्टी को वो मजबूत करती हुई दिखाई पड़ जाए। कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही अविनाश पांडे ने, क्या उनकी तरफ वो जाते हुए दिखाई पड़ेंगे? सपा की तरफ से उमा शंकर जो सांसद उन्होंने जो बात कही है, क्या उनकी तरफ जाएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन में ही वो शामिल हो जाएंगे कि भाई चलिए हम सब साथ मिलकर चलते हैं? क्योंकि अगर तीनों मजबूत दल राहुल जी अगर एक साथ चलते हैं तो आप यकीन जानिए कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आएगा जी। और ये देखना होगा कि क्या ये गठबंधन बीजेपी के लिए तनिक भी नुकसान पहुंचा पाएगा? 15 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो 15 जनवरी को जन्मदिन है बसपा सुप्रीमो मायावती का, और ऐसे में खबर यह भी सामने आ रही है कि जन्मदिन के अवसर पर बड़ा ऐलान मायावती कर सकती हैं इस दिन। जहां कई जगहों पर महारैली की बात है, तो वहीं यह भी खबर सामने आ रही कि केक काटकर वो जो है कई बड़े ऐलान करके जो है एक बड़ा संदेश वो दे सकती हैं। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा, जो मायावती है हमेशा से उनका एक मजबूत वोट बैंक रहा है, वो है दलित वोट बैंक, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रामन की अगर मैं बात करता हूं जो कि नगीना से सांसद हैं, कितना रोल सर उनका रहा है मायावती का वोट काटने में, दलितों का वोट अपने साथ मिलाने में? और क्या यूपी चुनाव में चंद्रशेखर आजाद भी एक चुनौती मायावती के लिए बनेंगे? देखिए राहुल जी, अगर हम चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करें, उनकी जो पार्टी बनी है उसके बारे में बात करें, या वो सांसद जो बने उसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र करें, तो नजर आता है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ अपनी सीट से चुनाव भले जीते हो, लेकिन उनकी पार्टी को लेकर अभी कोई बहुत बड़ा माहौल उत्तर प्रदेश में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देखेंगे
भले ही युवाओं के अंदर कहा जाता हो कि भाई चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक माहौल है, लेकिन मायावती जी का जो वोट बैंक है वो आज भी ठोस वोट बैंक है। अभी भी आप देखेंगे 2024 के चुनाव में भले ही उनको जो है कम उनका वोट परसेंट हुआ है, 10% मिला है उनको वोट, लेकिन वो वोट जो है वो ठोस वोट है। और जब मायावती पूरी तरह से मैदान में उतर आएंगी तो उनके पाले में फिर से अच्छा खासा वोट बैंक दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2012-13 के बाद से मायावती उतनी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही है और इसी का खामियाजा बीएसपी को उठाना भी पड़ा है। अगर यहाँ पर मायावती निकलकर सामने आती हैं, चुनाव रैलियां करती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, तो एक माहौल बीएसपी के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उनका जो कोर वोटर है, जो मजबूत वोटर है, वो आज भी उनके साथ में खड़ा हुआ है। ऐसे में ये कह देना कि भाई चंद्रशेखर आजाद के आने से उस वोट बैंक में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, मुझे अभी ऐसा नहीं लगता। भले ही इक्का दुक्का सीटों के ऊपर आप कह सकते हैं कि असर पड़ा होगा, लेकिन लार्ज स्केल पर अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है, 400 से ज्यादा यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर यह तय करना कि भाई एक दो सीट को जीतने के बाद आप उत्तर प्रदेश में एक अलग माहौल अपने लिए क्रिएट कर लोगे, ऐसा फिलहाल तो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, अगर मायावती ने ज्यादा यहाँ पर खामोशी इख्तियार की, ज्यादा समय तक वो चुप रही और ज्यादा समय तक वो लोगों के बीच नहीं गई, तो यहाँ आजाद धीरे धीरे अपनी पकड़ को जरूर मजबूत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि मायावती के ही पक्ष में माहौल है दलित वोट बैंक का। अगर 15 जनवरी को जब जन्मदिन मना रही होंगी, हो सकता है कि उस दिन भी कोई बड़ा ऐलान यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़े, और क्या उनके केक कटने के समय कुछ नेता जो विपक्षी दलों के हैं क्या मौजूद वहां पर रह सकते हैं, इस बात को लेकर भी तरह तरह के अटकलें राहुल जी अभी से ही लग रही हैं। जी, तो ये देखना होगा कि क्या मायावती अपने जन्मदिन पर कोई बड़ा ऐलान करेंगी, और क्या अगर गठबंधन को लेकर फैसला मायावती की तरफ से किया जाता है तो क्या इसका भी बड़ा असर मिलेगा। सर, एक चीज ये भी देखी जा रही है कि यूपी चुनाव से पहले जहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म को लेकर सबसे ज्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक्टिव नजर आ रही है, और दूसरी तरफ मेरा सवाल सर ये रहेगा कि क्या आखिरकार वजह है कि शायद मैं देख रहा हूं कि ये पहली बार हो रहा है कि एक राज्य के अंदर 3 डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है। अभी तक तो 2 हमने देखा है बखूबी तरीके से, जो कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के अंदर है भी, लेकिन क्या वजह सर जो तीसरे की चर्चा हो रही है? देखिए, बिल्कुल, और बीजेपी के लिहाज से आप ये बात कर रहे राहुल जी, तो बिल्कुल आप ये देखिए कि बीजेपी के अंदर भी अब कई तरह के खेमे दिखाई पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ब्राह्मण जो विधायक है 40-50 के आसपास तादाद में नजर आते हैं, वो अलग बैठकर मीटिंग करते हुए नजर आते हैं, और इसकी जब खबर आला कमान बीजेपी को लगती है तो खलबली सी मच जाती है कि भाई आखिर ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको लगातार पीएम मोदी बुलाते हैं, 2-3 बार उनसे बातचीत होती है, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो नेता हैं, ब्राह्मण जो बीजेपी के अंदर विधायक है, क्या वो अलग ढर्रे पर जाते हुए नजर आते हैं, और क्या इसका लाभ अब समाजवादी पार्टी या बीएसपी यहाँ पर उठा सकते हैं। क्योंकि सपा की तरफ से तो खुलेआम कह दिया गया कि भाई जो ब्राह्मण नेता बीजेपी से नाराज है उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये तमाम जो चीजें ये बताती हैं कि बीजेपी के लिए भी इस बार माहौल बनाना अपने पक्ष के लिए उतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि 2024 में वैसे ही बीजेपी को बड़ा झटका उस समय लगा जब उनके खाते में महज 30-31 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती हुई दिखाई पड़ी। अब राहुल जी, ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर क्या वाकई में जो बीएसपी है कोई बड़ा कह सकते हैं यहाँ पर माहौल बनाती हुई दिखाई पड़ेगी, और क्या बीजेपी यहाँ पर खेमों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अब मुश्किल से साल भर का वक्त दिखाई दे रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए, आज यूपी चुनाव को लेकर हमने चर्चा की है, और अब देखना होगा कि क्या मायावती जो सीएम बनने का सपना देख रही हैं वो सपना पूरा हो पाएगा। तो फिलहाल के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए।